हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस पे लिखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कैसे तैयारी करें, कैसे आए 99 परसेंटाइल। हमने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करने आया हूँ कि मेरा कैसे 99.5 परसेंटाइल आया था 19। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट आपको पता है बेटा, उत्तर प्रदेश के आयोग की यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की एक सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसके थ्रू आप आने वाले फ्यूचर के सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कोई बेटा ये बहुत बड़ा टफ़ काम नहीं है, टफ़ टास्क नहीं है कि आप 99 परसेंटाइल ना ला सकें। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है। पहले आप देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कितने बच्चे बैठे हैं। टोटल बच्चे बेटा बैठे हैं, इसमें लगभग 40 लाख के करीब लड़के बैठे हुए हैं टोटल, ठीक है। और इसके थ्रू जो आगे आने वाली बड़ी वैकेंसी है 2022-23 में जो वैकेंसी निकलेगी, वो सबसे बड़ी वैकेंसी बेटा लेखपाल, बीडीओ और जो इसके साथ सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सब आएगी। और इस बार का देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर में का जो एग्ज़ाम का कट ऑफ गया था बेटा, वो कई लोगों के 99 परसेंटाइल होने के बावजूद भी वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई, इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए। बिकॉज क्योंकि बेटा आजकल जो पेट में ना वैकेंसी में आप सोचिए वो उन्हीं लोग का होगा जिनके नंबर या तो 85 प्लस हो या फिर आपका परसेंटाइल 99.8 के अबव हो। तो ये बेटा लाना कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज प्रिपरेशन करना होगा कि कैसे क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन से क्वेश्चन को हम छूना अटैम्प्ट करें। इसके लिए तो आज हम लोग लेके आए हैं कि कैसे 99.5 परसेंटाइल आए थे, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं आज उसको शेयर करने आया हूँ जिससे कि आपके हो जाए। और कौन सी बुक पढ़ें, सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी बुक पढ़ें। बेटा अभी मैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, उसमें आपको सब बताऊँगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सिलेबस को फॉलो करना है कौन सा नहीं सिलेबस फॉलो नहीं करना है। और ये चीज़ें आप देखो पेट में इजीली बेटा एक बार अब जो पेट की वैलिडिटी है ना 3 साल के लिए बढ़ गई है। आप ये जान लो कि एक बार आप इस पेट में अच्छे मार्क्स ले आओ और फिर जो है आप इजीली कोई भी पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हैं आप देखो दोस्तों, ये क्या बोलते हैं इसमें ट्रिपल एस सी पेट का 3 साल की वैलिडिटी हो गई है और इसमें 3 साल की वैलिडिटी अभी हुई नहीं है, लेकिन ऐसा आयोग में बातें चल रही हैं कि 3 साल इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए आप कोशिश करो कि हर हाल में आपके 85 प्लस मार्क्स आ जाएं। और 85 प्लस मार्क्स लाना बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आ सकते हैं इजीली 85 नंबर मार्क्स। और आइए हम बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, किसे नहीं क्या नहीं, कौन से सिलेबस को फॉलो करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बात चलती है। और ये बस जान लो कि आपका मुकाबला 40 लाख लोगों में से है ना। अगर लेखपाल की वैकेंसी मान लो एज्यूम करो 3000 आ रही है, 3000 और इसका 15 गुना बुलाया जाएगा, यानी 45,000 बच्चों को बुलाया जाना है बेटा। और इस 45,000 वैकेंसी को अगर आप वो देखोगे 45,000 में कम से कम आपका अगर 85 प्लस हो ना, तो आप उम्मीद करना कि आप लेखपाल के पेपर में बैठ सकते हो। लेखपाल चाहे वीडियो के भी वैकेंसी 2023 में करीब आपकी 1800 के पद सृजित होंगे। और इस सृजन में 1800 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100, कम से कम आपका 16,000 के करीब बच्चों को बुलाया जाएगा 1800 के पद पे। और ये चीज़ें वो होंगी आएंगी। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हमारा कम से कम मिनिमम हम इतना लेके आए, कम से कम 82 प्लस तो हम लेके आए ताकि हम सारे एग्ज़ाम में निश्चिंत होकर बैठ सके। और 82 प्लस आ रहे हैं ना, तो आपके सोचो कि परसेंटाइल जो है आपके परसेंटाइल जब 82 अगर प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके परसेंटाइल जो है हमेशा 99 से प्लस ही रहेंगे, मिनिमम 99 से तो प्लस रहेंगे। आइए देखें सिलेबस क्या है पेट का। सबसे पहले देखो बेटा सिलेबस में आप हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री 10 नंबर की हिस्ट्री पूछी जा रही है, ठीक है। टोटल 10 नंबर की हिस्ट्री है। तो आप पहले जो देखो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में सबसे पहले आप क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप उठा के मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ लेना। मुगल साम्राज्य में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुगल साम्राज्य में आप देखो जितनी बाबर से शुरू करना और औरंगजेब तक जाना, औरंगजेब तक। और इसमें भी इनके जो प्रमुख वॉर हैं, जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो देख लेना, ठीक है। प्रमुख इनकी जो लड़ाइयाँ थी। उसके बाद से आप सल्तनत काल पे जाना। सल्तनत काल में आपको सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सल्तनत काल में आप गुलाम पढ़ना, गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद से आप तुगलक पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। और इसमें तुगलक ने जो नीतियाँ अपनी अपनाई थी वो देख लेना कि इन्होंने मतलब कि जैसे इन्होंने बोला था कि दीवाने बंदगाह किसके लिए हैं, दीवाने बंदगाह।
या फिर जो नहीं होता है कि पेंशन विभाग को क्या कहते हैं, ये सब देख लेना कि मतलब इन्होंने जो विभागों के नाम दिए थे वो है, और इनकी मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था, ये चीज़ें आप देख लेना। इसके अलावा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है सल्तनत काल में। और गुलाम वंश में थोड़े बहुत इनके राजाओं के नाम देख लेना कि कौन से राजा हैं, उनका ईयर क्या था, और तुगलक वंश में ये देख लेना। उसके बाद से हर्षवर्धन आप पढ़ लेना। और गुप्त वंश में देखो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा ये ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, लूसेंट में 1 से 2 पन्ने में है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। फिर मौर्य वंश में सम्राट अशोक, ये मुश्किल से लूसेंट में बेटा आपका 1 पेज में भी नहीं है, हाफ पेज में निपटा दिया है सम्राट अशोक को। तो आप भी जो है सम्राट अशोक फॉलो कर लेना। और फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका देख लेना कि बौद्ध धर्म की जो तीनों काउंसिल हुई थी, 4 काउंसिल हुई थी ना बौद्ध धर्म की, वो चारों काउंसिल देखने लेना कि कौन किसने कराया था, किसके समय में हुई थी। और जैन धर्म की 2 काउंसिल हुई थी, उसको देख लेना। वैदिक संस्कृति में आप इसको देख लेना, ऋग्वेद एरा को, ऋग्वेद को देख लेना कि कौन सा ऋग्वेद एरा चला था। ऋग्वेद एरा में क्या क्या चीज़ें आई थी, जैसे गोपा किसे कहते हैं, और राजस्व की क्या प्राप्ति होती थी ऋग्वेद एरा में, ये देख लीजिएगा। यही चीज़ें आती हैं वैदिक संस्कृति में, आप ऋग्वेद को फॉलो करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में देखो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देख लेना हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, और ये लोथल बेटा आपका इस समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इस समय भारत सरकार ने, बंदरगाह मंत्रालय ने इसको विकसित करने की योजना बनाई है, तो इसलिए आपका लोथल जो है इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ बना था, तो लोथल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद से अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा क्या कहते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष मतलब जब आपका 1857 की क्रांति से शुरू करिएगा, 1857 की क्रांति देख लीजिएगा। और फिर जब इन्होंने जितने दामोदर थे, दामोदर हुए, चापेकर बंधु हुए, दामोदर चापेकर बंधु, इन्होंने जो पहली लड़ाई लड़ी थी वहाँ तक उसको देख लीजिएगा। यही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सब वो है, प्रारंभिक वर्ष है, जिसमें दामोदर थे, चापेकर भाई थे, और ये आपके थे, और सावरकर को देख लीजिएगा। सावरकर यही आपके प्रारंभिक उसमें आंदोलन में थे। ठीक, अब उसके बाद से देखिए ये गांधी जी का जो गांधी एरा इंपॉर्टेंट है बेटा। गांधी एरा 1917 से शुरू करिएगा 1947 तक जो गांधी जी ने काम, गांधी जी के 4 से 5 जो फेमस आंदोलन है वो देख लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और क्रांति ये अब ब्रिटिश जितने अमेंडमेंट रेगुलेटिंग एक्ट में 1935 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लीजिएगा। और ये जो है गांधी का आंदोलन 1915 से है। 1915 में गांधी आ गए थे। आप 1915 से लेकर 1947 तक गांधी को फॉलो कर लीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन में आप ये नेताजी को देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में जितने नेताजी हैं, हमारे नेताजी थे, इनको आज़ाद हिंद फौज, इनका कुछ ज़्यादा मतलब बेटा इनका इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। आप ये देख लीजिएगा। मतलब टोटल आपको क्या देखना है, टोटल आपको देखना है, बता रहा हूँ हिस्ट्री में बता रहा हूँ टोटल आपको कितना देखना है। हिस्ट्री में टोटल आप देखिएगा मुग़ल काल, सल्तनत काल, मुग़ल काल, सल्तनत काल, हर्षवर्धन, मुग़ल काल सल्तनत का हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 नंबर में जरूर देख के जाइए। 5 नंबर आपके पूरे पक्के कर देगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप सावरकर, चापेकर और गांधी जी के सारे आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और कौन सा था, ज्योग्राफी की बात करते हैं।
ज्योग्राफी में आप देखिए, सबसे पहले देखिएगा जो ये टाइम जोन है, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा, छोटा जोन है। टाइम जोन करके देख जाइएगा, 1 नंबर इससे आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद से देखो बेटा खनिज संसाधन जी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट खनिज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा खनिज नहीं है, 4 से 5 खनिज हैं। आप ये इनको देख लीजिएगा कि राजस्थान में कौन ज़्यादा खनिज आते हैं, उड़ीसा से और झारखंड से कौन कौन से खनिज प्राप्ति होती है, लौह अयस्क और आपका कॉपर, और ये आपका चांदी वगैरह कहाँ मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद से भारत के भौतिक भूगोल में आप नदियाँ देख लीजिएगा, नदियाँ मतलब रिवर सिस्टम, जहाँ से जो भी रिवर सिस्टम ओरिजिन होता है, ये चीज़ें हैं। फिर भूजल संसाधन, पर्वत और पहाड़ियाँ हिमनद, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद में आप जितने देख लीजिएगा कौन कौन सी रेंज होती है, काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, लघु हिमालय। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बेटा आपका लघु हिमालय है, ठीक है ना। इसमें पूछा जाता है कि जैसे पूछ लेगा कि दार्जिलिंग कौन से हिमालय पे स्थित है, शिवालिक, लघु हिमालय, काराकोरम रेंज, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु हिमालय में टोटल बेटा आपकी 5 श्रेणियां हैं, आप इनको देख लीजिएगा, बस ये 5 श्रेणियां ही टोटल है, यानी 5 रेंज है लघु हिमालय में जो ये होता है। उसके बाद से आप ये टाइम जोन जरूर देख के जाएगा। ज्योग्राफी में आपका 5 में से 4 नंबर तो पक्का हो सकता है इसी सब चीज़ों से। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले तो आप ये जीएसटी देख लीजिएगा कि जीएसटी कब से शुरू हुआ है, यानी जीएसटी ईयर स्टार्टिंग, ठीक है। और उसके बाद से जीएसटी के स्लैब, क्या स्लैब हुआ है, बस इसमें जीएसटी में आपको इतना ही देखना है, ठीक है। और जीएसटी की कौन सी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल के मिनिस्टर्स कौन हेड करता है, सब मिनिस्टर का नाम जरूरत नहीं है, हेड मिनिस्टर इस समय फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं, हेड इसको चेयर करती हैं। उसके बाद से कृषि, इसमें देख लीजिएगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में टोटल आप देखिएगा पहली, दूसरी, चौथी, 7वीं, 8वीं और 12वीं, जो सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना है, इतनी पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा। और ये देखिए दुग्ध और विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इसमें क्या आपको देखना है, इसमें देखना है कि नॉर्मन बोरलॉग ने कैसे इसको शुरू किया था, मतलब दुग्ध विकास में आपको इसका स्टार्टिंग ईयर देखना है कि किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ईयर को इसके रिगार्डिंग कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, और इसके ऑपरेशन के बाद से क्या थी, यही सब पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने शुरू किया था, बस इसके जनक कौन है ये बोला जाता है। हरित क्रांति में ही देख लीजिएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन जनक है हमें हरित क्रांति के। और इस विश्व में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यही है। और उसके बाद से आप इसमें वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसमें बेटा सबसे पहले आप पूछा जाएगा कि भारत ने डीमोनेटाइजेशन देख लीजिएगा कब किया था। और फिर बोला जाता है कि भारत ने अपनी मुद्रा का कब गिराया डॉलर के मुकाबले, 3 बार मुद्रा का वो भारत ने गिराया। बस ये 2 चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और 2000 इसमें अर्थव्यवस्था में आप ये देख लीजिएगा कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है, ये कृषि सुधार में आपको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो तीनों फॉर्म बिल रिपल हो गए थे, मतलब इसका डेट याद रखिए कि कौन से तीनों फॉर्म बिल रिपल हुए थे। रिपल मतलब समाप्त किए गए थे, 2020 में समाप्त किए गए थे, 2020 में लागू किए, 2021 में समाप्त किए गए थे। इसलिए आप यही देख लीजिएगा। अब आते हैं भारतीय लोक एवं प्रशासन व्यवस्था पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आप पंचायती राज कर लीजिएगा। पंचायती राज में टोटल पंचायती राज किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पारित हुआ था, कौन सा कितने इसमें सब्जेक्ट हैं टोटल, और ये कौन से पार्ट में लागू होता है, ठीक है। उसके बाद से आप डीपीएसपी को कंप्लीट करिएगा और फंडामेंटल राइट को। उसके बाद से आप इसमें देख लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिएगा सेंटर लिस्ट पे कितनी, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये टोटल लिस्ट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं। आप ये कर लेंगे तो आपका ही पॉलिटी में 3 नंबर से 4 नंबर आपके आ जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में बेटा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो साइंस में आप कुछ नहीं करिएगा, फिजिक्स, जैसे आपको फिजिक्स 5 देखिए, 5 टोटल देखिए 5 नंबर का है, और वेटेज कितना है इसका, वेटेज इसका सबसे कम है, क्योंकि देखिए 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें जो आपका साइंस का एरा इंपॉर्टेंट लगे आप उसको देख लीजिएगा। जैसे हम लोग जब पिछली बार दिए थे, हम लोगों में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछा था, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया था, फिजिक्स के 5 में से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के ही थे।
और क्या कहते हैं, जीव विज्ञान में देख लीजिएगा, बस ह्यूमन सिस्टम देख लीजिएगा और कुछ मत देखिएगा इसमें से ज़्यादा। जो ह्यूमन है एटोनॉमी है, एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी में जैसे डाइजेशन हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, न्यूरॉन हो गया, ये बस देख लीजिएगा। और इसमें आप लाइट देख लीजिएगा, फिजिक्स में लाइट और हीट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रही बात मैथ की, मैथ में देखिए बेटा और ये मैथ्स में तो सब इम्पोर्टेंट है, वर्ग एंड वर्गमूल, घातांक, औसत, प्रतिशतता, ये सब देख लीजिएगा, मैथ इम्पोर्टेंट हो गया है। और हिंदी की बात करते हैं, अब इसका से हिंदी का सिलेबस आ गया है। हिंदी का देखिए, हिंदी में संधि, हिंदी में संधि जो हो गई हैं, हिंदी में संधि देखिएगा, विलोम देख लीजिएगा, पर्यायवाची और लिंग परिवर्तन और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब देखिए इंग्लिश में केवल आपको क्या पढ़ना है, गद्यांश पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर तो इसी से आ जाएंगे। अब रीजनिंग, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का जो टॉपिक है बेटा, रीजनिंग सब आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है रीजनिंग का। आप इसमें 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं, सब पूरा कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा टफ एंड टॉपिक नहीं है। सबसे ज़्यादा कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछा जाता है, ये देख लीजिएगा। कैलेंडर और घड़ी देख लीजिएगा और कारण और प्रभाव, ये 3 चीज़ें देख लीजिएगा। अब आइए करंट अफेयर। करंट अफेयर में बेटा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स। अब इसमें आप बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप देखिए भारत के पड़ोसी देश देख लीजिएगा, जितने 7 कंट्री होते हैं इनको देख लीजिएगा और ये सब देख लीजिएगा। इसमें आपको 10 में से मिनिमम आप 8 नंबर ला ही सकते हैं, इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो। भारत की कला और संस्कृति में आप मंदिर देख लीजिएगा, टेम्पल वगैरह, जो भी टेम्पल होते हैं सारे। और इसमें से भारत की भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में आप ये देखिएगा कि जो रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं, रिसेंट इलेक्शन में जो भी हुए, जैसे पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, या फिर आपका गुजरात होने वाला, रिसेंट में होने वाला, तो इसकी आप टोटल विधानसभा सीटें देख लीजिएगा, विधान परिषद में सीटें देख लीजिएगा, और इनकी लोकसभा और राज्यसभा में सीटें देख लीजिएगा, और टोटल देख लीजिएगा कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे आते हैं। अब ये देखिए बेटा, सबसे इजी इसमें से मुझे जो लगता है कि आप कोई भी पूरे से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, वो ये 2 टॉपिक है। टोटल ये 3 टॉपिक सोचिए, आपका 30 नंबर तो यही दिला सकता है बेटा, ये सबसे इजी टॉपिक है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपका हिंदी का गद्यांश जो पूरा सही हो जाएगा, कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं, 10 नंबर पूरा आ जाएगा। मैथ जो है ये भी 10 नंबर आप खींच सकते हैं, और ये भी, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी और ये आपका पूरा हो जाएगा। और देखिए अगर आपके सिलेबस पूरा कवर है तो आप जो है इसमें टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और सिलेबस नहीं कवर है बेटा तो अभी टोटल आपके पास 36 डेज़ है। 36 डेज़ में आप कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, यही चीज़ें स्ट्रेटजी अपनाइए और ईजी से सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।